जब मैं कोर कमांडर था तब उस इलाके के ऊपर से उड़ा करता था। मेरी बेटी ने भी हाल ही में बाइसरन के बारे में बात की थी। वो एक सुंदर घास का मैदान है जहां बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस था। इंडियन आर्मी में डीजीएमओ सभी ऑपरेशनल एक्टिविटी का सेंटर होता है। एक महत्वपूर्ण अधिकारी आर्मी हेडक्वार्टर्स का, जिसका काम होता है हर ऑपरेशनल एक्टिविटी पर 24 घंटे नजर रखना, चाहे वो देश के बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर। और इसीलिए वो इस पोजीशन में होता है कि वो अनुमान लगा सकता है कि भविष्य में ऑपरेशंस क्या रूप लेंगे। वो एक नॉर्मल दिन था। जो पहली कॉल मेरे पास आई वो एक कोर कमांडर की थी, कश्मीर से। उसने मुझे बताया कि बाइसरन में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं इस तरह की घटनाओं का सामना पहले भी कर चुका था, पर इस बार बात कुछ अलग थी। मैं समझ गया कि मुझे खुद जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बात बतानी होगी। मुझे ये यूनिफॉर्म पहने 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो जहां तक फैसले लेने की बात है वो मेरे खून में है। 22 अप्रैल के उस मनहूस दिन मैं रिटायरिंग ऑफिसर्स सेमिनार को लीड कर रहा था। मुझे याद है, मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट से निकलकर वहां पहुंचा जहां वेटरन ऑफिसर्स सेमिनार चल रहा था। जिस वक्त मैं स्पीच दे रहा था, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जनरल घई, मेरे डीजीएमओ, उस रूम में आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो सीधे पोडियम पर आए, अपना हाथ माइक पर रखा और धीरे से कहा, सर, एक आतंकवादी हमला हुआ है। मुझे हेल्पलाइन से एक कॉल आया। लाइन पे दूसरी तरफ एक औरत थी। उन्होंने कहा कि मैं हिमांशी हूँ। मुझे उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को गोली मार दी है। हिमांशी नेवी के लेट लेफ्टिनेंट विनय नार्वल की पत्नी है, जो उस दिन बाइसरन में थे। हमने वहां पास में मौजूद यूनिट से कहा कि वो भी क्विक रिएक्शन टीम्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले रिएक्ट करने वालों में मेरे कंपनी कमांडर थे। मैंने उनसे कहा तुरंत वहां पहुंचो, और अगले 5 मिनट में मैं भी निकल गया। मेरी उन सीओ से बात हो रही थी जो घटना स्थल की तरफ जा रहे थे। वो जगह अब भी 30 से 35 मिनट दूर थी। उस वक्त एक एक पल मुश्किल लग रहा था। पहलगाम से बाइसरन जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, वहां पैदल ही जाना पड़ता है। आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट चलना होता है। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब हमें कूलियों और पोनी वालों की बातें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया है। जब हम वहां पहुंचे तो हर तरफ हमें बस लाशें ही दिख रही थी। वो कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। मुझे लगता है वो बहुत ही सोच समझकर की गई हत्याएं थीं। वहाँ विक्टिम्स को अलग अलग किया गया था। उन्हें उनके रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया गया था और फिर उन्हें उनकी फैमिलीज के सामने बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। अटैक के बाद जो लोग वहाँ सबसे पहले पहुंचे थे, उन लोगों ने फोटोज और वीडियोस शेयर किए। मैंने अपनी लाइफ में इतनी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी।
उन सिविलियंस को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, वो भी ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे AK-47 से। पहले के हमले ऐसे नहीं होते थे, जो भी सामने आता था वो उसे मार देते थे। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया गया और फिर हिंदू मर्दों को मार दिया गया। मैं जाहिर नहीं होने देता, पर मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मुझे उस यंग कपल के लिए बहुत बुरा लगा जब मैंने सोचा कि कितनी खुशी से उन लोगों ने पैकिंग की होगी कि हम पहलगाम जाएंगे, वापस आएंगे। फिर मैंने देखा वो लड़की बैठी और वो कह रहे हैं जाके मोदी को बोलो, जो कर सकता है कर ले। मेरा मानना है कि देश के हर आदमी की तरह हम भी इस हमले से बहुत ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थी। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी, माफ नहीं करेंगे। आतंकवाद की किसी भी घटना को वॉर ही माना जाएगा। अगर ये हमला एक भयानक रूप ले लेता है तो भी हम तैयार हैं। मैं यही कहूंगा कि फिर हम एक फुल फ्लेजेड वॉर मोड में चले गए। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि हमें इस ऑपरेशन को नाम देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर। हम तैयार थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। हमें कोई नहीं रोक पाया और हमने पूरी ताकत से हमला किया। हम सब बहुत जोश में थे। पूरे देश की उम्मीदें हम पर टिकी हुई थी। हम उसको एक अच्छी फिल्म की तरह सामने लाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वहां से गोली, यहां से गोला। Exclusive partner Rayfi and Biber, advanced drone systems designed and built in India. पहलगाम हमले से लगभग 14 दिन पहले आसिम मुनीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत पर हमला करने या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज और इन्वेस्टर्स को भाषण देते हुए उसने कहा कि हम बिल्कुल अलग लोग हैं, हम लोग एक नहीं हैं। हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है और इंडिया और पाकिस्तान में कुछ भी कॉमन नहीं और हम दो अलग धर्मों से बने हैं। देखा जाए तो वो बहुत ही भड़काने वाला भाषण था, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और ISI के एलिमेंट्स को एक सीक्रेट मैसेज दिया गया हो। ये बहुत ही प्लान्ड और सोच समझकर जानबूझकर किया गया अटैक था, जिसे 2 या 3 मकसद पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला था भारत में कम्युनल डिवीजन करना, दूसरा जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही टूरिज्म इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना और तीसरा ऐसा करके जम्मू कश्मीर के लोकल यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। वो सुबह ही रवाना हुए थे और वो हमला लगभग उसी वक्त हुआ जिस वक्त वो रियाद में लैंड करने वाले थे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, SPG से कोई उनके पास गया और उसने उनके कान में कुछ कहा। लोग सोचने लगे कि प्रधानमंत्री अचानक कहां गायब हो गए। जब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचा तो उन्हें इस बारे में पता चल चुका था। वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। नॉर्मली वो बहुत शांत होते हैं। मैंने उन्हें कभी मुश्किल सिचुएशंस में परेशान होते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने कहा ये बुरा हुआ है, इसका करारा जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। उन्हें बताना होगा कि हम चुप नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री तुरंत अपने डेलीगेशन के साथ दिल्ली वापस आ गए। प्राइम मिनिस्टर वापस आए। फॉरेन सेक्रेटरी भी उन्हें रिसीव करने आए थे। फिर वहीं एयरपोर्ट पर हमारी मीटिंग हुई। पहले वो जानना चाहते थे कि असल में हुआ क्या है और उनका पहला सवाल था ये किसने किया है, कौन है इसका जिम्मेदार। हमें कंफर्म करना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे अभी जवाब चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया और जल्द पता लगा लिया कि इसके पीछे किसका हाथ है और ये जानने में हमारी बहुत मदद की वहां छोड़े गए इक्विपमेंट ने।
जो था उनका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसे ट्रेस करके पता चला कि वो कहां से आए। ये भी कि पाकिस्तान में वो अपने मेंटर्स से क्या बात कर रहे थे और आपस में वो क्या बात कर रहे थे। तो ये बात साफ थी कि वो पाकिस्तानी थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे दुनिया के सामने एक मिसाल कायम हो, और मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब बस ये सोचना था कि हम क्या कर सकते हैं। इन मामलों में फैसला लेने से पहले आपको सोचना होता है कि आपका दुश्मन इस वक्त किस तरह के जवाब का इंतजार कर रहा होगा। मेरा मानना यह है कि वो कभी मत कीजिए जो आपका दुश्मन सोच रहा है कि आप करेंगे। मजा तो उन्हें चौंकाने में है। अगर आपको जीतना है तो रिस्क लेने होंगे। रिस्क लिए बिना आप कभी नहीं जीत पाएंगे। एक सुबह बहुत जल्दी मुझे एनएसए की कॉल आई। वो सभी तब सऊदी अरेबिया से वापस लौटे थे और उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्लान करना है। और लगभग उसी वक्त एक मीटिंग के लिए रक्षा मंत्री का भी कॉल आ गया। तो जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उनमें सबसे जरूरी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी। उस मीटिंग में रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सर्विस चीफ्स और मैं खुद मौजूद था। हम उस मीटिंग में प्रधानमंत्री से मिले और उसमें उन्होंने कहा कि इस बार हम जो भी करेंगे वो बड़ा और असरदार होना चाहिए। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए एक सबक हो। किसी भी सैनिक के लिए जब वो वक्त आता है जब उसे ये दिखाना होता है कि वो क्या चीज है, तो उसमें एक अजीब तरह का जोश भर जाता है और उसे ये लगने लगता है कि शायद यही वो दिन है जिस दिन के लिए उसने ये यूनिफॉर्म पहनी थी। उसी शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग के फौरन बाद ये फैसला किया गया कि इंडिया 1960 की लंबे समय से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। वो ट्रीटी 3 वॉर झेल चुकी थी, लेकिन कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा गया था। इस सच्चाई के बावजूद कि वो एक तरफा ट्रीटी थी जो पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में थी। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. माननीय प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं, आतंकवाद की किसी भी घटना को वॉर ही माना जाएगा। मैं जल्दी से वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स पहुंचा। ईस्टर्न नेवल कमांड यूनिट्स जो वॉर के लिए तैयार थीं, उन्हें फौरन विशाखापट्टनम से बाहर भेजा गया। वो वेस्टर्न सीबोर्ड पर आकर मिल गए और वो भी इस फोर्स का हिस्सा बन गए। उस आतंकवादी हमले के 96 घंटों के अंदर हम बहुत ज्यादा वेपन फायरिंग कर चुके थे।
मैंने अपने सहयोगियों की एक मीटिंग बुलाई, डीजीएमओ, डीजीएमआई और एडीजी स्ट्रैटकॉम, कि आगे क्या करना है और रेंज कितनी। हम इन 2 चीजों पर डिस्कशन करना चाहते थे। मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि इस बार जो हमारा रिस्पांस होगा वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, और वो रिस्पांस इस तरह का होना चाहिए जिससे हमारा यह इरादा बिल्कुल साफ तौर पे सामने आ जाए कि देखो अब बस बहुत हुआ, अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह के आतंकवाद को। 26 अप्रैल के आसपास हमने उन अलग अलग आतंकवादी ठिकानों को चुन लिया जिनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि इससे वहां रहने वाले आम लोगों को कोई नुकसान न हो। दूसरी बात, हम जंग का ऐलान नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात, इस वक्त हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकवादी है। खास तौर पर शुरू के कुछ दिनों में टारगेट्स का सिलेक्शन वगैरह, इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, वो हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली जो कि ज्यादातर ऑफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास से आती थी। मतलब सिर्फ आतंकवादी ठिकाने ही हमारे निशाने पर थे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उन्होंने लगभग 34 टारगेट्स की एक रफ लिस्ट बनाई। टारगेट्स बहुत सारे थे, पर हमें फैसला ये करना था कि अपने मैसेज को उस तरफ पहुंचाने के लिए कितने हमले करने जरूरी हैं। और मैं उस इंजन रूम का एक अहम हिस्सा था जो इस ऑपरेशन को प्लान कर रहा था। हम हर रोज 24 घंटे रिसर्च करने के बाद उन टारगेट्स के बारे में अपनी जानकारियों को और पक्का कर रहे थे। उन्होंने एक मैट्रिक्स तैयार किया, पूरी टारगेट लिस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, जैसे टारगेट कितना आसान या मुश्किल है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पर कितने आतंकवादी होंगे और ज्यादा खतरनाक आतंकवादी कौन से टारगेट में होंगे। और उनके पास 0 to 5 तक की स्केल थी अलग अलग पैरामीटर्स के लिए। ये जानने के बाद कि हम कितने कामयाब हो सकते हैं और इससे आतंकवादियों को वो नुकसान होगा जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, और ये तय करके कि इसमें आम लोग नहीं मारे जाएंगे, हमने फैसला किया कि हम एक मैसेज देंगे न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स को भी। इस तरह से हमने 9 टारगेट्स फाइनल किए। उनमें 5 टारगेट्स पीओजे में थे और 4 टारगेट्स पाकिस्तान में। एनएसए उन टारगेट्स के साथ प्रधानमंत्री के पास गए और उनको बताया कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला होने का खतरा है, क्योंकि इसमें हम पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस पर हमला करेंगे जिसे पाकिस्तान ने हमेशा से एक नो गो एरिया माना है। उस रेड लाइन को क्रॉस करने से या तो वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे या फिर कुछ बहुत बुरा करेंगे। अब ये फैसला आपको करना है कि हम ये करें या फिर कुछ और सोचा जाए। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 10 से 12 घंटे दो, और फिर 30 तारीख को प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया। उस शाम प्रधानमंत्री ने मुझे फिर से बुलाया और मुझसे पूछा कि आप ये जो ऑपरेशन करने वाले हैं इसका नाम क्या रखा है। मैंने कहा कि अभी इसका नाम ट्यूलिप गार्डन है क्योंकि वो घटना वैली में हुई थी। उन्होंने कहा हमें इस ऑपरेशन का नाम रखना चाहिए ऑपरेशन सिंधु। मैंने कहा सर ये बहुत अच्छा नाम है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई है, ये उससे रिलेट करता है। उन्होंने कहा नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की औरतों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है और हमें उसका बदला लेना है। मेरे दिमाग में अचानक आया कि ये बात पूरे भारत को जोड़ देगी और ऐसा पहली बार होगा कि तीनों सर्विसेज का एक कॉमन ऑपरेशनल नाम होगा। आखिरकार हमने 9 टारगेट्स को चुन लिए, नॉर्थ से शुरू करके लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ। सैयदना बिलाल, सवाई नाला,
कोटली, गुलपुर, भिंबर, महमूना जोया, सरजल और बेशक बहावलपुर और मुरीद के। ये सभी टारगेट्स अलग अलग दूरियों पर थे, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री से। इस बार बात अलग थी, हमें दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारना था। हर बिल्डिंग को बहुत डिटेल में स्टडी करना जरूरी था। बिल्डिंग की कॉम्पोजिशन क्या है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से हथियार इस्तेमाल करने हैं। ये जानने के बाद कि टारगेट्स की दूरी कितनी है और उन तक कौन कौन से वेपन्स पहुंच सकते हैं, ये फैसला किया गया कि 7 टारगेट्स ऐसे हैं जिन पर इंडियन आर्मी हमला करेगी और बाकी 2 टारगेट्स जो बहावलपुर और मुरीद के में हैं, उन्हें इंडियन एयरफोर्स खत्म करेगी। एयर पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर पहले रिस्पॉन्डर्स हम ही होते हैं। हमारे दिमाग में 2 बातें बिल्कुल साफ थीं कि हमें इतना नुकसान जरूर पहुंचाना है जिसके बाद दुश्मन के मन में कोई शक बाकी न रहे। हमें 2 टारगेट्स दिए गए थे, एक मुरीद के जो बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लाहौर के पास, और दूसरा भावलपुर जो बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों सिंबॉलिकली बहुत खास थे क्योंकि दोनों टेररिज्म के सेंटर थे। मुरीद के एलईटी का हेडक्वार्टर था और भावलपुर जैश-ए मोहम्मद का, तो वो उनके घर में घुसकर मारने जैसा था। और वो शहर के बीचों बीच है, तो चैलेंज था कि जोरदार हमला करना है और ध्यान रखना था कि चीजों को कम नुकसान पहुंचे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे परिवार थे जो उनके आसपास रह रहे थे, क्योंकि आतंकवादी इसी तरह बचते हैं। वो अपने अड्डे ऐसे ही इलाकों में बनाते हैं ताकि उन पर आसानी से हमला ना हो सके। और क्योंकि टारगेट्स बहुत बड़े थे, इसलिए हमने मिलकर फैसला किया कि इस टारगेट को एयरफोर्स संभालेगी, क्योंकि हम चाहते थे कि वो हमला बहुत जोरदार हो जो इतनी दूर दुश्मन के इलाके में प्रिसीशन के साथ सिर्फ एयरफोर्स कर सकती है। उसके बाद हम सब साथ बैठे और ये प्लानिंग की कि हमला कैसे करना है। कुछ लोग हमेशा क्राइसिस से घिरे रहते हैं। नदर्न कमांड में पोस्टिंग होने की वजह से कई बार मैं अलग अलग तरह के क्राइसिस का सामना कर चुका हूँ। नदर्न कमांड का मोटो ये है कि हम हमेशा वॉर में रहते हैं और हम हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। जिस वक्त वो सारी प्लानिंग की गई थी, मुझे चीफ ने ये इशारा दे दिया था कि जब सही वक्त आएगा तब नदर्न आर्मी की कमान मेरे हाथों में होगी। जब आर्मी हेडक्वार्टर्स और दिल्ली में बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे, तब मुझे उसकी पूरी जानकारी मिलती रहती थी और मैं जानता था कि मुझे जाना होगा। मैं MS ब्रांच से उस पोस्टिंग के रिटर्न ऑर्डर का इंतजार कर रहा था ताकि मैं वो ऑर्डर लेकर जल्दी से फ्लाइट पकड़ सकूं और निकल जाऊं। मुझे याद है उस दिन चीफ ने सभी को MO ऑप्स रूम में बुलाया था और डेप्यूटी चीफ स्ट्रैट होने के नाते मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं उस चीज के होने का इंतजार कर रहा था और तभी कोई पीछे से आया और कहा कि सर, आपका रिटर्न पोस्टिंग ऑर्डर आ चुका है। और मैं बस अपनी कुर्सी से उठा और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या बातें चल रही थी। मैं उठा और मैंने चीफ सर से रिक्वेस्ट की कि मैं निकलना चाहता हूं, मैं 1 घंटे के अंदर फ्लाइट लेना चाहता हूं। और उन्होंने कहा ठीक है। उधमपुर पहुंचने के बाद मुझे ये सोचना था कि टारगेट्स पर हमला कैसे करना है। अगर हमें 7 कैंप्स को टारगेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, हम कौन से वेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे और साथ ही उन टारगेट्स के अंदर वो कौन से इलाके हैं जिन पर चाहे कुछ भी हो जाए हमें प्रिसिशन स्ट्राइक करनी ही है। मुझे 1 मई से वाइस चीफ की जिम्मेदारी संभालनी थी, तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो बेशक थोड़ी सी प्लानिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, जैसे कि फोर्सेस को कौन कौन सी जगह तैनात करना है और अपने एयर डिफेंस अलर्ट लेवल्स बढ़ाने हैं।
मुझे एओसी इन सी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के तौर पर वहां जाना था। मैं कहूंगा मैंने एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया और वहां लैंड करते ही मैं अपने काम में लग गया। तो वहां पर सबसे जरूरी काम था हर स्टेशन को कॉल करना और फिर उनको ये बताना कि आप पूरी तरह तैयार और सतर्क रहे। अगर मैं प्रेपरेटरी फेज के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं पता था मुझे कितने दिन मिलेंगे, क्योंकि जब टारगेटिंग शुरू होगी तो हो सकता है उसमें 2 दिन लग जाएं या फिर 1 दिन लगे या हो सकता है 3 दिन लग जाए, ये कोई नहीं बता सकता था। तो इस प्रेपरेटरी फेज में मेरे पास जो हर 1 मिनट था मैं उसे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा था। हमें पूरी तरह श्योर होना था कि एलओसी पर हमारी तैयारी पूरी हो, और अगर बात बिगड़ती है तो उसके लिए मेरे लोग सही जगह पर तैनात हों। मेरे पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे हर तरह की सरप्राइज के लिए भी तैयार रहना था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भारत का जवाबी हमला कहां पर होने वाला है। वहां रिहर्सल्स हो रही थी और लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे रिहर्स कर रहे थे, या वेक्टर पे, या कोई भी खास एम्यूनिशन जिनका हम इस्तेमाल करने वाले थे। वो ट्रेनिंग एरियाज में थे, वो फील्ड फायरिंग रेंजेस में थे। वो जानते थे कि आगे चलकर किसी भी समय पर उन्हें एक्शन लेने को कहा जाएगा, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनको फायरिंग किस जगह पे करनी होगी। मैंने उन कैंप्स को टारगेट करने के लिए हर एक कमांडर को खुद ही सिलेक्ट किया था। मैंने उनको इकट्ठा किया, हमने डिस्कस किया कि ये टारगेट्स हैं, ये प्लानिंग है, ये वो वेक्टर्स हैं जो टारगेट के अंदर यूज किए जाएंगे, कौन सी बिल्डिंग किस एरिया पे स्ट्राइक करेंगे, वो सारी प्लानिंग की गई थी। और फिर 1 मई के बाद वो रिहर्सल्स और तेज हो गई। जब मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर का कॉल आया तो यूनिट लेवल पे रूटीन एक्टिविटीज चल रही थी। वो पहले से ही ऑपरेशनल एरिया में थे। उन्होंने मुझे कमांड हेडक्वार्टर्स पहुंचने को कहा, जहां मुझे आने वाले मिशन के बारे में ब्रीफ किया गया। बटालियन बैटल प्रोसीजर्स एक्टिवेट कर दिए गए और सभी स्पेशल स्ट्राइक टीम्स ने अपनी रिहर्सल्स जारी रखी। इस तरह के ऑपरेशंस में टेरेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको उस थोड़े से वक्त में टेरेन को समझना होता है, और हमने देखा कि वो पहाड़ी इलाका है। तो प्लानिंग फेज में हमने नक्शे पर और जमीन पर बहुत रेकी की। मेरे रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने सभी ऑफिसर्स को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि उन्हें एक ऑर्डर मिला है और हमारी एक सब यूनिट को हवाई रास्ते से एक अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे भेजा जाएगा। जब हम एयरफील्ड पर पहुंचे तब शायद रात के 12 बज रहे थे। अगले दिन सुबह हम वैली पर पहुंचे। हम तुरंत निकले और उस लोकेशन पर पहुंचे जहां से हमें मिशन शुरू करना था। अगले 4 से 5 दिन हमने रिहर्सल्स की और ड्रिल्स को सुधारा और अपने फोर्स प्रोटेक्शन मेजर्स को बेहतर बनाया।
उनको तैयारी करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तैयार रहना। एयरफोर्स में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास खास जानकारी थी। वो यूनिट्स जिनको प्लानिंग करनी थी उनको जानकारी दी गई। इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि किसी दूसरे देश के अंदर हमला करना कोई आसान काम नहीं होता। तो मैंने पर्सनली मिशंस की प्लानिंग शुरू कर दी। मुझे पता था कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो या आखिर में जो भी हो, हमें एक स्ट्राइक प्लान करनी ही पड़ेगी। हमारे पास सिमुलेटेड टारगेट्स हैं और हम अपनी रूटीन ट्रेनिंग, सॉर्टीज, मेन मिशंस की प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं। तो एक मिलिट्री एविएटर होने के नाते हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हम जानते थे कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें किसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़े। हम जानते थे कि जब हम टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे तब पाकिस्तान भी जवाब देगा, और वो जवाब बहुत जोरदार होगा। और हमें इस बात को ध्यान में रखना था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही ये जवाबी हमला शुरू होगा, उसकी शुरुआत LOC से ही होगी। हम इसका अंदाजा पहले ही लगा चुके थे। वो भी 3-4 लेवल आगे तक, तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। मैं ये भी श्योर करना चाहता था कि मेरा एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड बिल्कुल सही जगह पर हो। मान लीजिए कि अगर ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो जाता है तो मेरा ग्रिड सही जगह पर होना चाहिए, पर यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता था। मैं आर्मी एयर डिफेंस का डायरेक्टर जनरल हूं। आर्मी एयर डिफेंस इंडिया में स्ट्रेटेजिक और टेक्निकली इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर एयरफोर्स के पास एक चीज है जिसे IACCS कहते हैं, और आर्मी एयर डिफेंस के पास एक चीज है जिसे आकाश तीर सिस्टम कहते हैं, जो पूरी तरह स्वदेशी है। वो एक कमाल का कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। वो एयर थ्रेट्स को रिपोर्ट करके आपके वेपन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। हमारे सारे रेडार्स एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में नेटवर्क्ड हैं, और वो वेपन्स भी जो इस रेडार से जुड़े हुए हैं वो भी इस पूरे नेटवर्क में इंटीग्रेटेड है। तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे देश को कवर करता है। IACC से लेकर वेपन एंड तक आकाश तीर सिस्टम की लेटेंसी सिर्फ 2 से 3 मिलीसेकंड्स है। तो सोचिए हम कितने केपेबल हैं, क्योंकि हवाई खतरा सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आ सकता है। मुझे पता था कि ये एयर डिफेंस पाकिस्तान को जवाबी हमला करते वक्त एक काम करने से जरूर रोकेगा, और वो था इंडिया की एयर स्पेस में हमला करना। मैं ये भी श्योर करना चाहता था कि हमारे पास किसी तरह का एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए जो इस तरह से काम करे कि पहली बात, हम एस्केलेशन की हर एक लैडर पर डोमिनेट करते रहें, और दूसरा, पाकिस्तान को हर लैडर पर एक एग्जिट विंडो मिले जिसको वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान बहुत बढ़ा चढ़ाकर गलत इंफॉर्मेशन देता है। इनकार करना, झूठ बोलना, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इन चीजों में पाकिस्तान अब बहुत एक्सपर्ट हो गया है। मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमारे पास ऐसे रियल टाइम विजुअल इमेजेस होने चाहिए जिन पर लोग यकीन कर सकें, और जिससे हम जल्द से जल्द दुनिया को दिखा सकें। और ऐसा करने से पाकिस्तान के पास दुनिया के सामने गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का चांस ही नहीं बचेगा। डिसाइड ये हुआ कि आर्मी वो काम करेगी जो उसे सौंपा गया है, जबकि हमारा यानी इंफॉर्मेशन वॉरियर्स का काम इस हमले को सही ठहराना होगा। अपनी प्लानिंग के एक हिस्से के तौर पे, ताकि वो रियल टाइम में एग्जीक्यूट हो सके, मैंने हर लाइव स्क्रीन पर एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया था जिसका काम था उस खास टारगेट पर इम्पैक्ट के एग्जैक्ट टाइम को रिकॉर्ड करना। जबकि ये कोई नहीं कह रहा था कि हमला कल या परसों करना है, पर हमारे मन में हम जानते थे कि हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिए हैं, हम सभी रिसोर्सेस के साथ तैयार हैं।
हम ऑपरेशनल रिहर्सल्स कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ सही समय और तारीख तय करनी है। मेरी टीम में लोगों को पता था कि जो भी दिन उनको मिल रहा है वो एक बोनस है। तैयारी करते रहो ताकि जब टाइम आए तो ऐसा ना लगे कि कोई कमी रह गई। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड और बहुत क्लियर थे। तो 1 मई को जब मैं रक्षा मंत्री से मिला तो उन्होंने फैसला किया कि अटैक 7 मई के मिडनाइट को किया जाएगा, यानी आधी रात को 1 से 2 बजे के बीच। तो मेरा जो प्लान था वो ये था कि रिहर्सल्स की जाएं 6th, 8th, 10th को और हमला किया जाए 12th को। ऐसा करने से किसी को भी इस बात का शक नहीं होगा कि जो डेट हमने चुनी है वो असल में 7th है। इस पूरे खेल में सरप्राइज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हालांकि कई तरह की अफवाहें चल रही थीं, पर उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है या वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, वो एग्जैक्ट टारगेट्स कौन से हैं जो हमने चुने हैं। वो सबसे बड़ा सरप्राइज था। तो मुझे कोई भी बात फोन पर नहीं बताई गई कि सुनो प्रतीक, हमले का दिन ये होगा या इस वक्त हम उन पर हमला करने वाले हैं। तो हम दुश्मन को हर हाल में चौंकाना चाहते थे। मुझे अपने एक ऑफिसर को, एक ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर को दिल्ली भेजना पड़ा। चीफ ने खुद उनको एक चिट दी थी। उन्होंने कहा इसे खोलना मत, तुम बस इसे आर्मी कमांडर को दे देना और वो इसे खुद खोल लेंगे। 6 तारीख को मुझे वो टाइम पता चला और मैंने वो बात सबसे छिपा कर रखी। छह तारीख की सुबह को हमें समझ आ गया था कि हमें उस रात टारगेट्स को एंगेज करना है। और हमने जो समय तय किया वो था 0105 यानी रात के 1:05 पर, क्योंकि वो समय ऐसा है कि उसमें सरप्राइज एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। अब मान लीजिए कि हम वही चीज दिन के समय करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग जिनको आप उन टेरर कैंप्स में मारना चाहते हैं वो कहीं बाहर हों, वो ट्रेनिंग के लिए गए हों। और जब हम स्ट्राइक के और पास जा रहे थे तो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट को भी नहीं पता था कि अब वो रात आ चुकी है। वहां पर सिर्फ एक इंसान था जिसको वो पता था और वो मैं था। फिर एक खास टाइम पर आर्मी कमांडर्स को जानकारी देने के बाद मैंने अपने ऑफिसर्स को बताया और स्टाफ को भी बताया जो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में थे कि आज हमले की रात है। हमें वो इम्पोर्टेंट जानकारी हिट करने से करीब 7 घंटे पहले मिली। दोपहर में हमारे कमांडिंग ऑफिसर और फ्लाइट कमांडर ने हमें बुलाया। वहां पर सिर्फ वही लोग थे जिनका वहां पर होना बहुत जरूरी था। हमें हमारे टारगेट्स बताए गए, फॉर्मेशन उसी वक्त डिसाइड की गई, पैकेज सिलेक्ट किया गया और हमें मिशन प्लानिंग शुरू करने के लिए कहा गया। तो वो तैयार थे, बस उन्हें परमिशन का इंतजार था। हमने उनको सिर्फ उतना समय दिया जितना उन मिशंस के लिए जरूरी था। बहुत हो गई ट्रेनिंग, अब जो भी होगा सच में होगा। हमारा माइंडसेट शुरू से ही बहुत क्लियर था कि हाँ, हमें उस मिशन पर जाना है और मुझे लगता है हम उसके लिए मेंटली तैयार भी थे। एयरफोर्स की ट्रेनिंग असली वॉर जैसी होती है, इसलिए जब भी वॉर शुरू होती है हम पूरी तरह तैयार होते हैं। 6 और 7 से पहले के जो कुछ दिन थे उनमें मैं हर रोज बहुत देर तक मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में रुका करता था। पर उस खास दिन को मैंने सोच समझकर यह फैसला किया कि मुझे आज डायरेक्टरेट से लगभग शाम 7 बजे निकलना है, ताकि सबको ऐसा लगे कि वो एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि डी डे आज है। शाम में लगभग 6 बजे मैंने सबसे कहा कि अब पैकअप करते हैं और सिर्फ ड्यूटी ऑफिसर को यहां छोड़ेंगे। और अब हम लगभग 10:30 बजे के आसपास मिलेंगे। और उस वक्त मैं चुपचाप निकलना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ एक कार मंगवाई।
और बिना किसी को बताए वहां से निकल गया। घर में किसी को नहीं पता चला सिवाय उस गार्ड के जिसने चिल्लाया था जय हिंद। रात के करीब 10 बज चुके थे। मेरी डॉटर और सन इन लॉ इत्तेफाक से मेरे घर पर आ गए और जब उनको पता चला मैं ऑफिस जा रहा हूं तो उन्होंने कहा वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। उन्होंने मुझे साउथ ब्लॉक पे ड्रॉप किया। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं आज शाम दिल्ली से बाहर जा रहा हूं। सब यही सोच रहे थे कि एपी सिंह को फ्लाइट लेकर बड़ौदा में कहीं जाना है। मैं एक एयरक्राफ्ट में बैठा पर वो बड़ौदा कभी नहीं गया। हम एक लोकल सॉर्टी के बाद वापस आकर लैंड कर गए। किसी को वो नहीं पता था कि चीफ वापस आ चुके हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे कुछ काम है और मैं जा रहा हूं और मेरा इंतजार मत करना। जाहिर है कोई जानता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं। आधी रात से जरा सा पहले मैंने अपने एडीसी से उसकी पर्सनल कार निकालने को कहा। मैं पिछले गेट से निकला जिसका इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया था। तो हम सब अलग अलग रास्तों से ऑपरेशंस रूम में पहुंचे और जॉइंट ऑपरेशंस रूम में सभी सर्विस चीफ्स मौजूद थे और जो भी हो रहा था उसे हम सब लाइव देख रहे थे। मुझे लगता है रात के लगभग 11:30 बजे थे जब हमने आर्मी की तीनों सर्विसेज की लीडरशिप को ऑपरेशंस रूम के अंदर आते हुए देखना शुरू किया। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो स्ट्राइक्स आज होने वाली है। बहुत सारी स्क्रीन्स पर लाइव फीड्स आ रही थी और हम उन सभी फीड्स में टारगेट्स को अच्छे से देख पा रहे थे। सबका पूरा ध्यान स्क्रीन्स पर था। मुझे एहसास हुआ कि वो एक हिस्टोरिक मोमेंट है। मुझे एक बात से बहुत हिम्मत मिली और वो ये थी कि वहां पर सभी लोग बहुत शांत थे। जूनियर ऑफिसर से लेकर सबसे सीनियर लीडरशिप तक सबका फोकस बस एक ही चीज पर था। उस समय पूरे नदर्न कमांड में सबको अच्छे से पता था कि उन्हें क्या करना है और जो करना है वो कैसे करना है। सब पूरी तरह से तैयार थे। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब बस सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो पल कब आएगा। मैं उस पॉइंट पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने कई घंटे बिताए थे ऑपरेशन को प्लान करने में, उसकी हर बारीकी को समझने में और हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि हमारी वो मेहनत इस ऑपरेशन को कामयाब बनाएगी। पर जैसा कि इस तरह की इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले हमेशा होता है, वो इस बार भी हुआ। बेशक मैं थोड़ा नर्वस फील करने लगा और फिर मैं जब उन बहुत सारी स्क्रीन्स के सामने खड़ा था, मैं अचानक सोचने लगा, क्या होगा अगर वेक्टर्स ने हिट नहीं किया? क्या होगा अगर ये कैमरास जो ये इमेजेस भेज रहे हैं इनमें कुछ खराबी आ गई? क्या होगा अगर हमने सारी तैयारी कर ली और फिर कुछ नहीं हुआ?